हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन 04, इसके पहले सर्कुलर मोशन 01 से 03 तक हमने चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स का लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से नोट्स भी तुम एक्सेस कर सकते हो। चलो, आज अपने को चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब तक हमने सर्कुलर मोशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए। जैसे अब तक हम लोग ने सर्कुलर मोशन में देखा है कि सर्कुलर मोशन का कौन कौन सा टाइप्स है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ये सब हमने देखा है। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा डिटेल में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आया तो कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, ये सब। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एप्लीकेशंस किए थे। जैसे हमने किया था कि डेथ वेल में क्या होता है, या डेथ वेल में स्पीड की वैल्यू कैसे मिलती है, मिनिमम स्पीड कितना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम कितना स्पीड से जा सकते हैं। फिर आई गेस हमने कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड देखा था। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन अब तक देखे थे। आज हम लोग एक और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन का, यू कैन से सर्कुलर मोशन का एक और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेंडिंग, या let me just use the proper words, not bending but banking. Okay, banking of roads। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंकिंग ऑफ रोड्स इज बेसिकली अ वे और अ मेथड इन विच वी अलाइन द रोड और वी tilt the road at certain angle from the horizontal in such an order कि vehicle can go at a higher speed। जैसे ये मैं curved horizontal road वाला प्रॉब्लम तुमको वापस समझाऊं। जैसे ये curved horizontal road है और इस पे vehicle टर्न लेना चाहता है, तो हमको मालूम था क्या हो रहा था। हमको मालूम था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है 03 में, तो अगर देख के आओगे तो ये तुमको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इट्स बेटर तुम देख के आओ। ये व्हीकल यहाँ से v स्पीड से जा रहा है, तो हमको मालूम है इस पर 2 फोर्सेज लग रहे थे। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर ले जाना चाहता था, और एक फ्रिक्शन जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने का ट्राई करता है। तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाता है तो कार सेफली टर्न ले लेगा। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन को भी एक्सीड कर ले या फ्रिक्शन के वैल्यू को भी एक्सीड कर ले तो कार को कोई बचा नहीं सकता, तो ये कार कहाँ चला जाएगा? स्किड होके बाहर चला जाएगा। तो in such a case where the centrifugal force is enough, or you can say centrifugal force is large enough to make the vehicle skid out of the road, व्हीकल को रोड के बाहर लेके जाने के लिए इनफ है, मतलब तुम हाई स्पीड पे जा रहे हो, तो ये केस में हम लोग फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी बेसिकली इंक्लाइन द रोड एट सर्टेन एंगल सो दैट वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ओनली ऑन द फ्रिक्शन। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल का रोड था, अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल ना रख के ऐसे इंक्लाइन कर दिया है। ये इंक्लाइन रोड तुमने देखा होगा बड़े बड़े हाईवेज या फ्रीवेज के कॉर्नर्स पे होता है, F1 कार के रेस ट्रैक्स पे होता है। रेस ट्रैक्स में अगर तुम देखोगे तो बीच का रेस ट्रैक फ्लैट होगा, बट जैसे जैसे साइड में जाओगे तो रेस ट्रैक उठा हुआ होता है। तो वो रेस ट्रैक उठा हुआ क्यों होता है? रेस ट्रैक उठा हुआ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे रोड को हमने कुछ एंगल पे बैंक किया है। सो बैंकिंग ऑफ रोड इज बेसिकली इंक्लाइनिंग द रोड एट सर्टेन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रोड को हमने कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दिया है, और ये हाइट है। ठीक है, कितना हाइट इंक्लाइन किया है? लेट दिस बी h। ये थीटा है, दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, और ये रोड का विड्थ हो गया। ठीक है, x। देखो अब इस पे व्हीकल है, ये कर्व्ड रोड है, ध्यान देना ये कर्व्ड रोड है, क्योंकि कर्विंग के टाइम पे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ना। स्ट्रेट चलने के टाइम पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो ये बात याद रखना कि स्ट्रेट रोड को कभी तुम बैंक नहीं देखोगे। हाँ, जहाँ टर्न है वहाँ पे वो रोड को ऐसे थोड़ा सा उठाया हुआ होता है, टिल्ट किया होता है। तो जैसे मेरे पास एक रोड है, लेट्स से ये बैंक्ड रोड है, इसको इमेजिन कर पा रहे हो क्या? ये रोड ऐसे था पहले फ्लैट, अब ऐसे हो गया है। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? ये रोड ऐसे पहले फ्लैट था सीधा, यहाँ पे तुमको टर्न लेना था ऐसे, अब इस टर्न को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा? व्हीकल जब टर्न करेगा ना तो व्हीकल ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब बाहर जाने का चांसेस कम हो जाएगा। अब समझ में आया होगा? देखो ना, तुमने देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे रोड का टर्न है सीधा, तो अगर व्हीकल यहाँ से ऐसे हाई स्पीड से जा रहा है तो बाहर स्किड हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं? इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं, इसको ऐसे टिल्ट करके इंक्लाइन कर देते हैं कुछ एंगल पे। देखो ये इंक्लिनेशन है, तो अब व्हीकल जब टर्न लेगा तो अपने आप ही इस तरफ इंक्लाइन हो जाएगा ना। पहले व्हीकल ऐसे था,
व्हीकल का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, अब तुमने इसको ऐसे कर दिया तो व्हीकल देखो इधर इंक्लाइन हो गया है, तो अब ऑलरेडी व्हीकल इधर की तरफ टिल्टेड है तो बाहर जाने का चांसेस कम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ये कर्व्ड बैंक्ड रोड है। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक व्हीकल है, लेट दिस बी द व्हीकल, यहाँ पे वो व्हीकल है और ये व्हीकल v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो इस व्हीकल पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, लेट दिस बी ग्रेविटेशनल फोर्स mg। दूसरा एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन मालूम है ना क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये व्हीकल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ना, तो जब सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। मतलब ये तुम्हारा सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर में ऐसे तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है यहाँ, लेट दिस बी द नॉर्मल रिएक्शन। मैं स्पीड को यहाँ नीचे कर देता हूँ, दिस इज योर स्पीड। अब ये नॉर्मल रिएक्शन ज़रा ध्यान से देखो, एक सेकेंड रुको, ठीक से ड्रॉ करने दो। ये तुम्हारा व्हीकल, ठीक है, ये उसका वेट mg नीचे की तरफ और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये उसका स्पीड है इस तरफ चलता हुआ v, इसके परपेंडिकुलर में ये उसका स्पीड है v और इसके परपेंडिकुलर में, v के परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा? याद है ये v था तो इधर कौन सा फोर्स था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। मतलब इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? mv²/r। r क्या है? रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड, तो वो सब ऑलरेडी हमने हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड में देख लिया है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन करता क्या है, ये टिल्टिंग का फ़ायदा क्या है। टिल्टिंग का फ़ायदा ये है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए अब सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन के साथ में एक और चीज़ आ जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्मूथ रोड पे बैंकिंग का इफेक्ट देखते हैं, फिर हम लोग फ्रिक्शन वाले रोड पे लगाएंगे ये चीज़। स्मूथ रोड पे क्या होगा? देखो स्मूथ रोड पे फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसको सपोर्ट करने लगेगा और एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का इधर। तो देखो मैंने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो मैं ये एंगल रेजोल्यूशन से निकाल सकता हूँ, ये भी एंगल थीटा आएगा। कैसे थीटा आया मैं तुमको यहाँ बता देता हूँ, देख लो एक बार। ये एंगल थीटा है तो अपने को मालूम है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ना, हाँ या ना। ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स का सम 90 होगा ना, अगर ये 90 है तो ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, ये पूरा 90 है क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो ये एंगल बचा हुआ कितना हो जाएगा? थीटा। तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अरे ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी थीटा होगा ना। जैसे देखो ये नॉर्मल रिएक्शन को आगे मैं एक्सटेंड करूँ, ये रहा तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो ये एंगल थीटा आ रहा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फाइन। आई होप थीटा का सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, कुछ ऐसा परेशानी का बात नहीं है। अब अगर ये स्मूथ रोड है मेरे पास, देखो बैंकिंग ऑफ रोड्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑन अ स्मूथ रोड। स्मूथ रोड पे हम लोग लगा रहे हैं बैंकिंग, समझो। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो n के दो कंपोनेंट्स, n cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन का, n sin थीटा ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। ज़रा ध्यान से देखो, n cos थीटा किसको बैलेंस करने में लगा हुआ है? n cos थीटा वेट को बैलेंस करने में लगा हुआ है और n sin थीटा mv²/r को बैलेंस करने में लगा हुआ है। सो द नॉर्मल रिएक्शन इज resolved in two perpendicular components as shown in the diagram। ऐसे तुम एग्जाम में लिखोगे जब बैंकिंग ऑफ रोड्स का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। नाउ वन मोर थिंग इज कि ये सब स्मूथ रोड के लिए, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन अभी कहीं भी नहीं है। फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोग बाद में करेंगे, जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो और कैसे सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से हम लोग पहले सेफ स्पीड निकालेंगे कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भी बैंकिंग ऑफ रोड कितना संभाल सकता है तुम्हारे बाहर जाने के टेंडेंसी को। तो देखते हैं फ्रॉम द डायग्राम व्हाट वी कैन सी। डायग्राम से फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं क्लियरली कि n cos थीटा is balancing mg
and n sin theta is balancing mv square by r. Let this be equation number 1, equation number 2. 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 by 1 क्या मिलेगा देखो, 2 को 1 से डिवाइड किया तो therefore n sin theta अपॉन n cos theta will be equal to mv square by r अपॉन mg. समझ में आया? डिवीजन सिंपल था एकदम, ठीक है. n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r नीचे आ जाएगा तो rg. सो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg. ये तुमको बैंकिंग एंगल का एक फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है. tan थीटा यानी tan ऑफ बैंकिंग एंगल. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड बैंकिंग एंगल. दिस इज फॉर्मूला फॉर बैंकिंग एंगल. अगर तुमको स्पीड दिया है और तुमको बोला है कि रेडियस r है तो कितने एंगल पे बैंक करना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है ना. क्वेश्चन पूछेगा कि इतने स्पीड से जाना है और इतने रेडियस ऑफ कर्वेचर का रोड है तो कितने एंगल से बैंकिंग करना पड़ेगा कि स्पीड या टर्निंग सेफ हो. सो दैट्स हाउ यू नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग. यहाँ से v स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा rg tan थीटा, है ना, rg tan थीटा. ये rg यहाँ गया, यहाँ से v मिलता है अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा. अब देखो ये जो स्पीड तुमको मिली है ये स्पीड बिना फ्रिक्शन की स्पीड है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है रोड पे तब भी तुम एटलीस्ट इतने स्पीड से तो जा सकते हो. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेफ स्पीड. मतलब इतने स्पीड से गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड का बैंकिंग एंगल ही तुमको संभाल लेगा. दिस इज योर सेफ स्पीड. तो कोई तुमको अगर बोलता है कि सेफ स्पीड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड, अगर सरफेस स्मूथ रोड है, कर्व्ड बैंक स्मूथ रोड, तो तुम ऐसे डिराइव कर सकते हो, ठीक है. याद रखना ये सेफ स्पीड है. दिस इज द सेफ स्पीड ऑन अ स्मूथ कर्व्ड बैंक्ड रोड, ठीक है. कर्व्ड बैंक्ड रोड पे इतने एटलीस्ट स्मूथ रोड पे इतने स्पीड से हम लोग चल सकते हैं. इससे ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा. क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ये बैंकिंग एंगल अब संभाल नहीं पाएगा, तो अब फ्रिक्शन का ज़रूरत लगेगा. तो हम लोग जब फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो मैक्सिमम स्पीड भी निकाल पाएंगे. ध्यान देना ये हमने मैक्सिमम स्पीड नहीं निकाली है, ना ही मिनिमम स्पीड निकाली है. जब रोड पे फ्रिक्शन आ जाएगा, जो कि नेसेसरीली होता ही है ना, बिना फ्रिक्शन का रोड तो देखा नहीं होगा, टायर के बीच में फ्रिक्शन तो रहेगा ही ना, टायर और रोड के बीच में, तो बिना फ्रिक्शन का रोड नहीं है. तो ये सेफ स्पीड निकाला है तुमने जब फ्रिक्शन नहीं है. तो अगर फ्रिक्शन आएगा तो क्या चेंजेस आएंगे, कितनी वैल्यूज हम लोग जा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुम इमेजिन करो अगर फ्रिक्शन हो और तुमको स्पीड बढ़ाना हो तो तुम स्पीड बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको बाहर ले जाना चाहेगा, बट अब फ्रिक्शन सपोर्ट करने लगेगा. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, तो फ्रिक्शन आएगा और वो इस डायरेक्शन में और एक सपोर्ट देगा, तो तुम और हाई स्पीड तक जा सकते हो. वेरएज अगर तुम स्पीड को कम करना चाहो तो कम करोगे तो तुमको ग्रेविटी नीचे खींचने लगेगा. जब ग्रेविटी नीचे खींचेगा तब फ्रिक्शन वापस सपोर्ट करेगा इधर लग के. तो वो केसेस हम डिस्कस करेंगे. अभी पहले ये नोट डाउन कर लो, स्मूथ रोड के लिए बैंकिंग एंगल और ये. अच्छा, बैंकिंग एंगल का एक और फॉर्मूला देखो यहाँ से मिल सकता है. क्या मिल सकता है? देखो यहाँ ये वाले एक्सप्रेशन, ये वाले ट्राइंगल में देखो tan थीटा फ्रॉम द डायग्राम क्या मिल जाएगा, फ्रॉम द डायग्राम tan थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, यानी h अपॉन x. तो ये भी एक फॉर्मूला है tan थीटा का या बैंकिंग एंगल का, जहाँ पे h क्या है, h है हाइट ऑफ द एज ऑफ द रोड एंड x है विड्थ ऑफ द रोड, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना, h इज हाइट ऑफ एज ऑफ रोड. ये आई होप विजिबल होगा. और x क्या है, x इज विड्थ ऑफ रोड, ठीक है. फाइन. स्मूथ रोड पे इतने फार्मूलाज हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें से ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुमको v की वैल्यू निकालने आनी चाहिए. एक बार v की वैल्यू निकाल लिया तो ये सेफ स्पीड हो गया, और ये फार्मूला तुम यूज़ करोगे टू फाइंड बैंकिंग एंगल. तुमको दे देगा कि इतने स्पीड से जाना है इतने रेडियस के बैंक रोड पे, तो कितने एंगल से बैंकिंग होना चाहिए, कितना नेसेसरीली बैंकिंग ज़रूरी है.
तो ये फॉर्मूला से तुम वो एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करके करते हैं। ओके ठीक है, चलो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं अभी। अगर मेरे पास रफ रोड है तो कितने स्पीड से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, मतलब इफ़ देयर इज़ फ्रिक्शन ऑन द रोड देन वी विल सी व्हाट हैपन्स टू द फोर्सेस को क्या होता है, या फोर्सेस का कितना वैल्यू आता है। ठीक है, देखो इसमें जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, तुमको एग्जाम में पूछेगा डिराइव करने के लिए, इसलिए इसको मार्क करके दे दिया है तुमको। सो इट्स बेटर दैट यू कीप देम इन योर माइंड। अब हम लोग करने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स ऑन अ रफ रोड। ठीक है, रफ रोड है मतलब फ्रिक्शन भी आएगा। अब देखो क्या होगा, फ्रिक्शन दो केसेस में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर व्हीकल रोड से बाहर जाना चाहे तो फ्रिक्शन आएगा, अगर व्हीकल रोड से अंदर जाना चाहे, मतलब इमेजिन करो तुम ऐसे, ये रोड है तुम्हारा कर्व्ड बैंक रोड, ऐसे तुम इस पे इतना हाई स्पीड से ड्राइव कर रहे हो कि अब तुम बाहर निकलने लगे, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा और तुमको अपोज करेगा। फिर या तो तुम इतने कम स्पीड से ड्राइव कर रहे हो कि व्हीकल नीचे गिरने लगे या नीचे स्लाइड होने लगे, तो फ्रिक्शन इस तरफ लग के सपोर्ट करेगा, या यू कैन से अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन का काम क्या है मालूम, फ्रिक्शन का बेसिक काम है टू अपोज रिलेटिव मोशन। तो यहाँ रिलेटिव मोशन जिस भी डायरेक्शन में होगा उसको ये अपोज करने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ से कुछ वेरिएबल्स हटा देता हूँ, जैसे x, जिसके लिए ऑलरेडी हमने फॉर्मूला निकाल लिया जिसका यूज़ करके, तो अब इसका ज़रूरत नहीं है। mg तो ऑफकोर्स रहेगा वेट। ठीक है, ये mg, ये h का भी इतना कुछ काम नहीं है, इसका भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया इसके टर्म्स में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, दिस इज mv²/r। अब देखते हैं फ्रिक्शन कैसे आएगा। सो व्हेन द व्हीकल इज मूविंग विथ स्पीड v ग्रेटर दैन v सेफ, मतलब सेफ स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ड्राइव कर रहे हो, दैट मीन्स देयरफॉर v इज ग्रेटर दैन √rg tan थीटा। इससे ज़्यादा स्पीड से अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा स्पीड तक ड्राइव कर सकते हो। जैसे तुमको कोई चैलेंज दे दे कि हाँ चल ये रोड पे तू कितना स्पीड से चला सकता है, या ये रोड पे हाउ फास्ट यू कैन ड्राइव ऑन दिस रोड, तो तुम क्या करोगे, यू विल हैव टू नो द कि मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट कितना है। ऐसा नहीं कि बढ़ाते बढ़ाते लिमिट तुम इन्फिनिटी जा सकते हो, या ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा सकते हो। ऐसा थोड़ी कि रोड इतना बैंक है और तुम 100 के स्पीड पे भाग रहे हो या 120 के स्पीड पे भाग रहे हो, तब तो गाड़ी जाएगी ही ना बाहर। तो देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिट। वो लिमिट कैसे मिलेगा, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना हो जाएगा। तो ये केस में क्या होगा, ये केस में व्हीकल बाहर जाने का ट्राई करेगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मोर। सो इन दिस केस the centrifugal force will exceed the normal reaction component, जो कि है n sin थीटा, मतलब n sin थीटा से ज़्यादा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब क्या होगा, अब फ्रिक्शन लगेगा टूवर्ड्स इनसाइड। सो नाउ friction will oppose the relative motion as shown in diagram। तो अब फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। कैसे लगेगा फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि ये व्हीकल रोड के अलोंग बाहर जाना चाहता है ना, रोड से ऐसे रोड पे स्किड होना चाहता है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो ये तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन आ गया। इतना समझ में आया, बोलो फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ठीक है, पक्का ना मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रहा, तुम बोल रहे हो तो कैसे सुनाई देगा। चलो ये हो गया फ्रिक्शन, इधर आ रहा है फ्रिक्शन, फाइन। अब ये फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे।
ये फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट थोड़ी है, ये फ्रिक्शन तो रोड के अलोंग है ना, तो इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। कैसे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे ये फ्रिक्शन है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ये, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा ये। ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। मतलब अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स आए, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, जिसमें से एफ कॉस थीटा अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करने के लिए आया है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया था ना, तो उसको अपोज करने के लिए अब एफ कॉस थीटा आ गया है। और नॉर्मल रिएक्शन कम पड़ रहा था वेट को नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो रहा था इन कॉस थीटा, तो अब उसको सपोर्ट करने के लिए एफ साइन थीटा भी आ गया। ठीक है, चलो ये सब होने के बाद अब हम लोग फाइनल फोर्सेस का एप्लीकेशन देखते हैं। सो देयरफॉर एफ कॉस थीटा, और मैं लिख देता हूँ, फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व किया है ना हमने। सो नाउ द फ्रिक्शन is resolved into its perpendicular components। ठीक है, perpendicular components में रिजॉल्व कर दिया है फ्रिक्शन को। देखते हैं, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट अबाउट फोर्सेस। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दे आर बैलेंसिंग एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। देखो ना, ये दोनों फोर्सेस इधर हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, तो यही मैं बोल रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया है तो अब इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन भी इधर आ गया है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये दोनों मिल के बैलेंस कर रहे हैं। पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सिर्फ और सिर्फ एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा था, अब वो केस नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा है एफ साइन थीटा और एम जी, ये दोनों मिलके एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। सो एफ, या मैं एम जी को इस तरफ रखता हूँ ताकि हम डिवाइड करें। सो हमको क्या मिल रहा है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, है ना। देखो एन कॉस थीटा इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा और एम जी को। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ तो ये कुछ फॉर्मेट में दिखेगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। समझ में आया, सिंपल था। ठीक है, फाइन। मैं फिर से इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, लेट्स डिवाइड, डिवाइडिंग 2 बाई 1। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन आ गया है तो अब बैलेंसिंग कब तक चलेगा, या अब ये बैलेंसिंग कब तक हो सकता है। बैलेंसिंग तभी तक हो सकता है जब तक ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्रॉस ना करे। तो ये जो स्पीड है अपना, इस बार ये मैक्सिमम स्पीड है, ध्यान रखना। तो ये जो v की वैल्यू है ना, ये v मैक्स है, मतलब मैक्सिमम इतने स्पीड से जा सकता है जब तक बैलेंसिंग रहेगा। तो डिवाइड करो और देखो क्या मिलता है, अपने को मिल जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा। अच्छा, हमको v के लिए एक्सप्रेशन चाहिए ना, हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। चलो, परेशान मत हो, गलत नहीं कर रहा हूँ कुछ, सही है ये सब। ठीक है, डिवाइडिंग 1 बाई 2 इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि हमको v के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं v को न्यूमरेटर में रख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, इतना परेशान मत हो। तो ये हो जाएगा n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा अपॉन, ये क्या है, ये पूरा n कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी। एम से एम कैंसल। अब देखो लेफ्ट साइड में मैं कुछ करने वाला हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा ऑन एल एच एस। ये सबने मैथ्स में पढ़ा है नोटेशंस, तो परेशान मत होना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, बाय कॉस थीटा ऑन एल एच एस। कॉस थीटा से डिवाइड करो, ये एन कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो एन कॉस थीटा। मैं फ्रिक्शन को भी सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या अभी, क्योंकि मुझे बाद में सब्स्टिट्यूशन के लिए एक और जगह चाहिए ही होगा। ठीक है, चलो करते हैं। कॉस थीटा से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कितना होगा ये टैन थीटा। तो एन टैन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो एफ अपॉन क्या,
अपॉन एन कॉस थीटा, तो यहाँ सिर्फ एन बच जाएगा, माइनस एफ साइन थीटा है यानी एफ टैन थीटा। दिस इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल यानी वी स्क्वायर बाई आर जी। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो, आई होप सबको समझ में आया। एक लास्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर सिंप्लीफिकेशन होगा। हमको मालूम है फ्रिक्शन, सिंस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, तो सब्स्टिट्यूट करो। सो देयर फोर एन टैन थीटा प्लस म्यू एन अपॉन, फ्रिक्शन की जगह मैंने म्यू एन सब्स्टिट्यूट किया है, अपॉन एन माइनस फ्रिक्शन की जगह म्यू एन टैन थीटा। ये इक्वल टू है वी स्क्वायर बाई आर जी के। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया है? आई होप विजिबल है। ठीक है, सो फाइनली यहाँ से एन सब जगह से कॉमन होके कैंसिल हो गया। हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। एंड फाइनली v की वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये आ गया तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन v के लिए। और ये ध्यान रखना तुमको v मैक्स मिला है, मतलब इतने मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल को ड्राइव किया जा सकता है ऑन अ कर्व्ड बैंक्ड रोड where the coefficient of friction between tires and the tires and the road is mu and the angle of banking is theta and radius r। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबका मीनिंग। r क्या है? रेडियस ऑफ रोड, कर्व्ड रोड है ऑफ कोर्स ये। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। समझा? तो इतने मैक्सिमम स्पीड से हम ड्राइव कर सकते हैं किसी कर्व्ड बैंक्ड रोड पे। तो ये ध्यान देना, मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू निकाला है हमने, इतना मैक्सिमम स्पीड जा सकते हो। इससे कम रहेगा चलेगा, ठीक है, मिनिमम भी निकालेंगे कि उससे भी कम नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स इतना स्पीड हम लोग जा सकते हैं। तो ये वी मैक्स के लिए अपने को एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, नोट डाउन करो पॉज करके, फिर हम लोग मिनिमम के लिए निकालते हैं। परेशान मत होना, देख लो क्या क्या किया है। एन साइन थीटा एन एफ कॉस थीटा के कंपोनेंट्स दोनों मिलके क्या बैलेंस कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो एक इक्वेशन। दूसरा एन कॉस थीटा मिलके इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा और एम जी को, तो वो इक्वेशन आया, उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, फिर डिवाइड करना है बस, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, डिवाइड करके क्या किया? डिवाइड करके ये एक्सप्रेशन आया, उसके बाद पूरे LHS को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो cos थीटा से डिवाइड किया तो ये मिल गया। ठीक है, cos थीटा से डिवाइड करने के बाद ये मिला, उसके बाद फ्रिक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ध्यान देना, ये फ्रिक्शन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दोनों एक ही है। चाहिए तो तुम यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिखते चलो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, क्यों लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन चाहिए मैक्सिमम स्पीड के लिए ना। अरे स्पीड बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ा सकते हो? जब तक फ्रिक्शन है तभी तक तो ना। अब एक केस ऐसा भी आएगा जब फ्रिक्शन भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, या जब फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो केस में हम लोग ये वैल्यू वो केस में हम लोग लिमिटिंग फोर्स के भरोसे नहीं रह सकते ना। तो ये मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सप्रेशन ऐसा है। ठीक है, यहाँ मत डालो, यहीं डालो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ रखो, लिमिटिंग फोर्स ये है, तो यहाँ लिमिटिंग फोर्स के लिए डालेंगे तो ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलो, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। हम लोग दूसरा केस देखते हैं। अब मैं ये पूरा कहानी यहाँ वापस नहीं लिखूँगा, अब मैं फटाफट डिराइव कर देता हूँ छोटे वाले के लिए या मिनिमम स्पीड के लिए। ठीक है, व्हीकल इज़ मूविंग विथ स्पीड v लेस दैन v सेफ। सेफ स्पीड से कम स्पीड से ड्राइव कर रहा है, मतलब v इज़ लेस दैन रूट आर जी टैन थीटा। अब स्पीड कम है आर जी टैन थीटा से भी, तो डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे? देखो, डायग्राम में ये चेंजेस आएंगे कि अब अगर स्पीड कम है आर जी टैन थीटा से, रूट आर जी टैन थीटा से, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि व्हीकल अंदर की तरफ स्किड करना चाहेगा ना। देखो ना, एन साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा इस केस में। अगर स्पीड नेसेसरी स्पीड से कम है तो एन साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में फ्रिक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, और ऐसे सिचुएशन में ज़रूरत पड़ेगा या ऐसे डायरेक्शन में ज़रूरत पड़ेगा
कि वो अंदर जाने वाला स्किडिंग प्रिवेंट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये केस में क्या होगा। सो देयरफॉर n sin थीटा विल exceed mv square by r and vehicle will move on the inside। तो ये भी हम नहीं चाहते हैं। अरे गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी ऐसे नीचे जाने लगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना, मतलब रिस्की है ना, तो एक मिनिमम स्पीड भी चाहिए। तो इसीलिए तुम देखोगे कि जो कर्व्ड बैंक्ड रोड होता है ना, उस पर हर किसी को मूव करना अलाउड नहीं होता है। उस पर तुम साइकिल लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि साइकिल उतने स्पीड पे जाएगा ही नहीं जो इस चीज़ को मेंटेन कर सके। तो इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स, F1 कार्स, ये सब मूव करती हैं। इसीलिए उन्हीं के जो रोड्स होते हैं ना, वो बैंक होते हैं। तुम कभी देखोगे कि F1 कार रेस का जो रेस ट्रैक होता है ना, वो बैंक्ड होगा। तुम्हारे नॉर्मल हाईवे पे जाओगे तो हाईवे पे बैंकिंग नहीं मिलेगा तुमको, बड़े बड़े फ्रीवेज पे मिलेगा, जहां बड़े बड़े व्हीकल्स मूव कर रहे हैं विद ग्रेटर स्पीड्स, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग पे मोशन को मेंटेन करने के लिए भी एक एटलीस्ट स्पीड चाहिए। अरे तुम सोचो अचानक से चल रहे हो, रोड ऐसे टिल्ट हो गया, इस पर चलाओगे तो गाड़ी गिर भी तो सकता है ना नीचे। हम मान रहा हूँ बाहर जाने से सेफ हो, बट अंदर जाने से कौन सेफ करेगा? ग्रेविटी खींच तो लेगा ना। तो ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी को मत छोड़ो। ठीक है, फाइन। तो हम लोग ये मिनिमम स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं कि हाँ मिनिमम इतने स्पीड से जाना चाहिए। फिर हम मैक्सिमम स्पीड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, वो क्या है। पहले ये देख लो फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा। मैं फ्रिक्शन को ब्लू से डिनोट करता हूँ, चलो थोड़ा ख़राब हो जा रहा है यहाँ पे डायग्राम। फ्रिक्शन कैसा होगा, जब व्हीकल नीचे की तरफ स्किड करेगा तो इस टाइम पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इधर बाहर की तरफ, ये आया तुम्हारा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जब बाहर की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन के फिर से दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, यानी ये आ गया f cos थीटा। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ लगेगा f sin थीटा, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखो, ग्रेविटी बैलेंस नहीं हो रही थी या फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा था ग्रेविटी का, तो उसको बैलेंस करने के लिए अब f sin थीटा भी आ गया। तो f sin थीटा ग्रेविटी को भी बैलेंस कर रहा है और n sin थीटा को भी, सॉरी फ्रिक्शन ग्रेविटी को भी बैलेंस कर रहा है कुछ पार्ट में, और कुछ पार्ट में n sin थीटा को भी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम से क्या बता सकते हैं, देयरफॉर देखो क्या है, ये n sin थीटा मिलके अब इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। सो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर प्लस f cos थीटा, है ना। f cos थीटा को इधर ले लेते हैं। सो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तुमको समझ में आ रहा है प्रोसीजर? फिर से वही 1 को 2 से डिवाइड करना है, ये सब। चलो मैं कर देता हूँ। देखते हैं, चलो। परेशान मत हो, मैं एक जगह नाच नहीं रहा हूँ, ये माइक का वायर है तो वो फंस जाता है इसलिए। ठीक है, चलो इक्वेशन 2 लिखो। हमने ये एक्स एक्सिस में फोर्सेस बैलेंस कर लिए, वाई एक्सिस में देखो फोर्सेस क्या हो जाएंगे। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि n cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को बैलेंस कर रहे हैं ना। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को डिवाइड कर दो। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिल जाएगा हमको, देखो हमको मिल जाएगा n sin थीटा माइनस f cos थीटा अपॉन, यहाँ क्या है, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर अपॉन mg। अब मैं बार बार वो नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली फ्रिक्शन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हुए चलता हूँ और cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। सो cos थीटा से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा इन LHS एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। अब देखो ना, मिनिमम कितने स्पीड से चला सकते हो, जब तक ये फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ना पहुंच जाए। जैसे ही फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पहुंचेगा, अब फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, तो बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। अब इससे ज़्यादा, इससे भी कम स्पीड पे चला रहे हो, तब तो गिरना निश्चित है ना। अरे तुम सोचो कि ऐसे ऐसे स्लैंटेड रोड है और तुम इस पर सोचो ऐसे खड़े रहो, खड़े रह पाओगे क्या?
नहीं ना, गिर जाओगे। सोचो बहुत धीरे धीरे चलो तो भी गिर जाओगे। तो एटलीस्ट मिनिमम स्पीड तो मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ पे फ्रिक्शन भी बैलेंस कर पाए। तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू ले लेते हैं, इतनी वैल्यू है फ्रिक्शन की म्यू एन, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं जिससे हमको मिनिमम पॉसिबल स्पीड मिले। सो देयरफॉर एन को साइन कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये हो गया एन टैन थीटा माइनस एफ की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ म्यू एन कॉस थीटा को, कॉस थीटा से डिवाइड होके 1 हो गया, ठीक है फाइनल, माई अपॉन एन कॉस थीटा यानी कॉस थीटा से डिवाइड हुआ तो 1 प्लस म्यू एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू आर से सॉरी एम से एम कैंसिल, यहाँ मिलता है वी स्क्वायर बाई आर जी, और ये कौन सा वी है, ये मिनिमम वी है, ठीक है ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, एन एन सब जगह से कॉमन होके कैंसिल, तुमको मिलता है टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड फाइनली तुमको वी मिनिमम मिलता है, देयरफॉर वी मिनिमम एक सेकेंड, देयरफॉर वी मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ आर जी टाइम्स क्या है, टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ये आया तुम्हारा फाइनल वी मिनिमम का एक्सप्रेशन। रुको काफ़ी कंजस्टेड हो गया है। ठीक है यहीं लिखता हूँ, देयरफॉर वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ये आया तुम्हारा वी मिनिमम का एक्सप्रेशन, ठीक है। इतने मिनिमम स्पीड से तुम ड्राइव कर सकते हो। यहाँ पे तुमको मालूम है आर क्या है, जी टैन थीटा, थीटा क्या है, म्यू क्या है, ये सब मैंने ऑलरेडी पिछले वाले एक्सप्रेशन में लिखा है, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पीड का एक्सप्रेशन है, दैट्स हाउ यू कैन डिराइव, और वो मैक्सिमम स्पीड का था। ज़रा मैक्सिमम स्पीड वाले एक्सप्रेशन में हम लोग ध्यान से देखें तो अपने को एक्सप्रेशन क्या मिला था, वी मैक्स, वी मैक्स का एक्सप्रेशन मिला था अंडर रूट ऑफ आर जी। क्या आया था वी मैक्स में अपने को, आई गेस म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, यही था ना एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या समझ सकते हो तुम, वी मैक्स का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा आर जी टाइम्स म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर थीटा, इफ थीटा इज 45 या इनफैक्ट 45 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है यहाँ पे, क्या tan 45 1 हो जाता है ना, यस और नो। तो tan 45 जब 1 हो जाएगा तो यहाँ से 1 माइनस 1 होके कैंसिल हो सकता है, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, म्यू कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो बेसिकली tan 45 जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, दैट वुड गिव मी इनफाइनाइट स्पीड, ठीक है। बस ये इफ़ थीटा इज़ मोर देन दिस वी मैक्स इज़ इनफाइनाइट, ये चीज़ याद रखो। बस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो तुमको यूज़फुल होगा वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। मतलब जब तुम्हारा बैंकिंग एंगल 45 या 45 से ज़्यादा हम कर देते हैं ना, तो वहाँ स्पीड की कोई लिमिट नहीं रह जाती। जैसे इतने 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन कर दिया तो आप कितने भी फास्ट स्पीड से भगाओ, कार जा ही नहीं सकता है बाहर। सो दैट इज़ वन केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में यूज़फुल हो जाता है, तो यहाँ से यूज़ कर लेना। बाकी मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का डेरिवेशन तक तुमको बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये बहुत रेयरली कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बहुत रेयरली पूछने का चांस है, ठीक है। तो ये था बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में सब कुछ। ये इसके साथ में मैं तुमको एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ जो तुमको बोर्ड्स में शायद काम आ जाए, शायद मतलब वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और उसके बेसिस पे तुमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख ही जाएगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्निंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। एक साइकिल या बाइक वाला पर्सन जब टर्न लेता है तो तुमने देखा होगा कि पर्सन इंक्लाइन हो जाता है ऐसे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके बाद। इसको पॉज करके नोट डाउन करो।
ओके तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में हमने देख लिया मैक्सिमम कितने स्पीड से जा सकते हैं अगर फ्रिक्शन वाला रोड है, और मिनिमम कितने स्पीड से जा सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना, अगर बैंकिंग एंगल 45 से ज़्यादा है या 45 है तो वो केस में स्पीड लिमिट जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। अरे इसीलिए सोचो ना, ये बैंकिंग एंगल को बढ़ाते बढ़ाते अगर 90 डिग्री कर दो तो ये डेथ वेल बन जाएगा। डेथ वेल सिचुएशन याद है, वहाँ तुम 90 डिग्री पे ऐसे चलते थे ना, मतलब ये वॉल होता था, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे मूव करता था राइडर, तो वहाँ पे स्पीड का कोई लिमिट थोड़ी होता है डेथ वेल में, तुम कितना भी स्पीड से भगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए लिमिट जो होता है स्पीड लिमिट वो इनफाइनाइट हो जाता है जब एंगल या बैंकिंग एंगल 45 से ज़्यादा होता है। इसलिए जो अभी एंगल्स या F1 रेसेस के जो हम लोग ट्रैक्स देखते हैं ना, वहाँ बैंकिंग 45 एंगल या 45 से ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग जो व्हीकल्स बना रहे हैं ना आजकल, मतलब अभी एडवांस रिसर्च में जो भी F1 कार्स बना रहे हैं हम लोग, उनका स्पीड लिमिट को आगे बढ़ाने का ट्राई है अपना। अब अपना ये लिमिट हट गया है कि स्पीड कितना बढ़ा सकते हैं, वो लिमिट अब अपने पास है ही नहीं। हम लोग 45 से ऊपर बैंक कर देंगे तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, तो भागोगे जितने स्पीड पे भागना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मतलब क्या कि जब हाई स्पीड पे जाओगे तो तुम्हारे कार को बहुत हाई एयर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कार टूट जाती है, मतलब उसके पार्ट्स निकलने लगते हैं। देखा है वो मूवी, देखा है क्या, ऑल द बेस्ट? वो जब नाइट्रो बूस्ट देता है तो उसके कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस इतना हाई हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए एरोडाइनमिक्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं कार्स पे। फाइन, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। जो सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ने आए थे वो यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गया है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि कोई अगर साइकिल चला रहा है पर्सन या साइक्लिस्ट या बाइकर, जो भी, तुमने बाइक रेसेस देखे होंगे। बाइक रेसेस में तुमने देखा होगा कि जब पर्सन हाई स्पीड पे टर्न ले रहा है तो वो झुक जाता है, और जितना ज़्यादा हाई स्पीड पे होता है उतना ज़्यादा झुकता है। ये तुमने देखा है? आई होप सबने देखा है। तो ये अगर कर्व्ड रोड है, जैसे मेरे पास ये अगर एक कर्व्ड रोड है लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ जो जैसे ये साइक्लिस्ट का ओरिजिनल पोजीशन था। मैं साइकिल तो बना नहीं पाऊँगा यहाँ पे, मैं एक इसको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। ऐसे ये बाइकर का ओरिजिनल पोजीशन था। ठीक है, तो बाइकर क्या करता है, बाइकर ऐसे टिल्ट हो जाता है, जैसे साइक्लिस्ट हो या बाइकर हो वो ऐसे टिल्ट हो जाता है। ऐसे टिल्ट होने का फ़ायदा क्या है? टिल्ट होने का फ़ायदा ये है कि अब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा। अगर थीटा एंगल से टिल्ट हुआ है तो एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आ जाएगा n cos थीटा, और ये आ जाएगा n sin थीटा। ठीक है, और बाइकर v स्पीड से मूव कर रहा है तो इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv²/r। तो अगर स्मूथ रोड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये n sin थीटा बैलेंस कर लेगा। सो ऑन अ स्मूथ रोड, हम लोग क्या लिख सकते हैं, n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? ज़रा ध्यान से सोचो। ये बाइकर था ऐसे, अब बाइकर ऐसे टिल्ट हो गया है, ऐसे था जैसे मैं ऐसे बाइक चला रहा था या साइकिल चला रहा था, अब मैं ऐसे टिल्ट हो गया हूँ। तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है अभी मेरे ऊपर, राइट, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो इधर आ रहा है ऊपर की तरफ, n cos थीटा, ये मेरे वेट को बैलेंस कर रहा होगा ना, क्योंकि मेरा वेट अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है। वेट को मत समझो कि वेट भी ऐसे लगेगा सर, नहीं, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना हमेशा। मतलब ये n cos थीटा, जब तुम इसको ऐसे देखोगे कि ये तुम्हारा रोड है, कर्व्ड रोड, तो इस पर साइक्लिस्ट ऐसे टर्न हो चुका है, ये तुम्हारा थीटा एंगल, तो इधर तुम्हारा वेट भी तो है mg, तो ये n है, तो ये n cos थीटा है, और ये n sin थीटा है, और ये तुम्हारा mv²/r है। समझा? अभी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो, तो देयरफॉर n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg। तुमको पूछ लेता है कि कितने एंगल पे टिल्ट होना चाहिए सो दैट द साइक्लिस्ट कैन मेक अ सेफर टर्न। तो उसके लिए क्या करोगे तुम? उसके लिए इन दोनों को डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा? 1 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? n sin अपॉन n cos, यानी tan थीटा इज इक्वल टू v²/r g। फिर से वही घूम के आ गया है,
बस यहाँ पे v क्या है, v है स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट और बाइकर, ठीक है। एंड r क्या है, r है रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड, रेडियस ऑफ रोड। तो तुमने देखा होगा कि जितना हाई स्पीड पे कार जाता है या जितना हाई स्पीड पे बाइक जाता है या साइकिल जाता है, पर्सन उतना ज़्यादा टिल्ट होता है। तुम साइकिल चलाओ, तुमको खुद समझ में आएगा, कहीं टर्न लेते हो तो तुम ऐसे झुक जाओगे ना। तो ये तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये बात है। हाँ, अगर इसमें फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि अगर सपोज तुमको बोले फ्रिक्शन भी है, तो अब फ्रिक्शन क्या होगा, देखो जब तुम इधर की तरफ टिल्ट हुए हो और तुम स्पीड बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा कार बाहर जाना चाहेगा ना, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग जाएगा। तो फ्रिक्शन का ये जो कंपोनेंट है फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन तुमको mv²/r को बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। बट ध्यान रखना यहाँ पे फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये रोड बैंक्ड रोड नहीं है, ये कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड है, ये ध्यान रखना, ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पे साइक्लिस्ट का टर्न कैसे होता है ये हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, बहुत सिंपल था। एक और कॉन्सेप्ट होता है एरोप्लेन का टर्न। अब तुम बोलोगे सर साइकिल, बाइक, एरोप्लेन, कार सब पढ़ा दे रहे हो, एरोप्लेन वाला नहीं बता रहा हूँ तुमको मैं। एरोप्लेन तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट चांस है अगर हुआ तो भी। तो मैं वो नोट्स में है, तुम्हारे नोट्स में है, जो मैं नोट्स अपलोड करूँगा उसमें है, तुम उसको गो थ्रू कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ तक इनफ होता है, बेंडिंग या बैंकिंग ऑफ रोड सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस में यहाँ तक इनफ होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है। कुछ भी डाउट है तो मुझे बिंदास कमेंट्स में बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। विल स्टॉप द लेक्चर हियर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।